चाहूंगा अशोक कुमार झिंगन साहब को कि इस तरह, क्योंकि शुरू से आप जुड़े रहे हैं, आरजेएस की उस मार्गदर्शक टीम में आप रहे हैं जब हम लोगों ने सकारात्मक भारत आंदोलन शुरू किया, और इस तरह से हम लोग चूज कर रहे हैं कि आरजेएस के अंदर डॉक्टर के अग्रवाल जी के जो सपने हैं, परिवार ने कहा कि वो पूरा कर रहे हैं। हम लोग भी सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत इसी तरह उनके सपने को, अच्छे काम को और गति देंगे। डॉक्टर ए के झिंगन साहब कुछ मार्गदर्शन करें, और उसके बाद नरेंद्र टेटेसर जी बोलिए क्योंकि अब समापन किया जा रहा है। जी बोलिए। मैं डॉक्टर ए के झिंगन साहब से, क्योंकि आज की बैठक में सकारात्मक पत्रकारिता के साथ ही कोविड पर भी चर्चा है, तो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर जे के झिंगन साहब थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कृपया। ये बताएं कि जो कोविड की वैक्सीन आ रखी है, तो ये जो 3 कोविड की वैक्सीन आई हुई है, तो अगर क्या मैं ये जानना चाहूंगा, क्या हम एक वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरी बार जब हम वैक्सीन को जो दूसरा डोज लें, तो क्या वो दूसरी वैक्सीन लग सकती है? अगर नहीं तो क्यों? प्लीज। सबके लिए है, मतलब आपने सबके संदर्भ में पूछा है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है और सबके इसके बारे में जानने की इच्छा भी होती है। सबसे पहला तो ये है कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना ही चाहिए, ये तो निश्चित रूप से है। अगर क्योंकि वैक्सीन अगर लगेगी तो निश्चित रूप से अगर कोरोना होगा भी तो वो बहुत ही माइल्ड होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, और भी कई कारण है। लेकिन कई लोग जैसे अभी बहुत सीवियर हुए, तो उसमें डिपेंड करता है कि म्यूटेशन में अगर वो सीवियर टाइप का म्यूटेशन था तो उसकी वजह से उसमें ऐसा हो सकता है। जिसको जो वैक्सीन लगती है, बिकॉज सारी वैक्सीन डिफरेंट पद्धतियों द्वारा तैयार की जाती है और उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। जिसको कोवैक्सीन लगेगी उसको कोवैक्सीन ही लगेगी, जिसको कोविशील्ड लगेगी उसको कोविशील्ड ही लगेगी। कोवैक्सीन जो है 4 हफ्ते बाद लगेगी, कोविशील्ड अब जो है 12 हफ्ते बाद लगेगी। आपको अगर कोविड हो चुका है और आपने इससे पहले अगर एक वैक्सीन लगवा ली है, तो जिस समय आपका कोविड से आप रिकवरी हो जाएगी तो उसके 4 हफ्ते बाद आप लगवा सकते हैं, वो भी जब अगर माइल्ड है। अगर उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी तो 6 से 8 हफ्ते बाद आपको उसका वैक्सीनेशन लगेगा। और वैक्सीनेशन लगवाने में अति जरूरी है, थोड़ी सी सावधानी होनी चाहिए कि जो दवाइयाँ आप खाते हैं, चाहे वो डायबिटीज की हैं, चाहे हार्ट की हैं, चाहे वो खून पतला करने की हैं, बिल्कुल आप उनको लेके जो दवाई रेगुलर लेते हैं उनको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको अपना बाकायदा खाना खा के अपना जाइएगा, तब उसको वैक्सीन लगवाइएगा। वैक्सीन जिस तरह अपना यहाँ पे लगता है, जिन लोगों को इंसुलिन लगती है उस दिन वो इधर इंसुलिन नहीं लगाएंगे, वो दूसरी तरफ लगाएंगे, क्योंकि जिधर इंजेक्शन लगा उस दिन नहीं लगाना चाहिए। और बाकी ऐसी कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसा उसमें ऐसा देखा नहीं गया है। जिन कंट्रीज में वैक्सीनेशन हो गया है उन लोगों के उनने मास्क लगाने भी बंद कर दिए हैं। तो हमारे देश में भी जिस समय वैक्सीन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोग भी आत्मनिर्भर हो चुके होंगे और इस बीमारी से हम लोग अपने आप को निकाल सकेंगे। दूसरा जो सवाल था मन्ना साहब का, उदय जी का, ये एक जिसको कहने चाहते हैं ना, एक डेडिकेटेड व्यक्ति है। मुझे याद है 1915 से 2015 से ये हम लोगों ने राम जानकी संस्थान का शुरू हुआ था प्रोग्राम। 2016 में जो पिक्चर्स हैं जिसमें मैं और डॉक्टर के अग्रवाल साहब इकट्ठे हैं, तो इसमें जो है ऐसा डेडिकेशन है भाटिया साहब का, मन्ना साहब का, सारे लोग जो जुड़े हुए हैं। और मैंने हमेशा देखा कि सकारात्मक है इनका, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार मैंने मना भी किया, कुछ भी किया, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसके बाद थोड़ा सा कोई गिला या शिकवा किया हो, बट उसके बाद वही व्यवहार वैसा का वैसा ही रहा। तो ये जो पॉजिटिविटी मैंने देखी इनमें, मन्ना साहब में और पूरे ग्रुप में और पूरे संस्थान में लोगों में, वो वास्तव में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हम सब लोगों का प्रयास रहेगा कि डॉक्टर के अग्रवाल साहब से, क्योंकि मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, डॉक्टर के अग्रवाल लगाते थे मेला 1994 से उन्होंने शुरू किया था।
या 93 से शुरू किया था, मैंने 99 में उनको देख के किया था और मेरे लिए तो रोल मॉडल थे। आज भी अगर नैना वहां सुन रही है तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उस मेले को पूरी तरह से पार्टिसिपेट करके हम उसको एक उतना ही बढ़ाएंगे और उनके जो पूरे जो उनके जो भी उनका मिशन है बिल्कुल उसको वैसा ही चलाएंगे और उनको किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होगी और इसमें पूरा आरजीएस सब पूर्ण रूप से धन मन तन तीनों से उसके साथ जुड़ा रहेगा। इसकी मैं पूरी आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ आरजीएस की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक सवाल जो है वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं आप, तो एक सवाल कोई ऐसे कर रहे थे, आजकल क्या है ना कि वो स्टेरॉइड वगैरह जो लिए जाते हैं खून पतला करने के लिए, अच्छा उससे क्या है डायबिटीज कई और दवाइयां ली जाती हैं, मान लीजिए निमोनिया हो गया और उसका, तो उसमें जो दवाइयां ली जाती हैं उससे बीपी भी बढ़ जाता है और डायबिटीज काफी बढ़ जाती है, तो क्या वो फिर दवाइयां छोड़ने के बाद कंट्रोल हो जाती हैं क्या? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मन्ना साहब, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मैं मरीज देखता था वो यही है। एक्चुअली क्या है, कोविड जो खुद बीमारी है वो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, डायबिटीज भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। कोविड के जो वायरस है ये सीधे बीटा सेल्स जहाँ से इंसुलिन बनती है उसको अटैक करते हैं और इसकी वजह से शुगर नियंत्रण में नहीं रह पाती। लेकिन जब ये शुगर डायबिटीज इसमें कोविड की वजह से सेकेंड वीक में, पहले हफ्ते में नहीं, सेकेंड वीक में जब फेफड़ों पे असर हो जाता है तब जान बचाने के लिए, फेफड़े बचाने के लिए सभी डॉक्टर उनको स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स की मात्रा काफ़ी दी जा सकती है क्योंकि जान बचाना जरूरी है। इस स्टेरॉइड से चूंकि डायबिटीज ऑलरेडी है तो सीधी शुगर 400 से 500 600 तक पहुंच सकती है। उसको अस्पताल के अंदर अपना 3 दफे इंसुलिन देके, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलर इंसुलिन, नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, और एक रात को दूसरी इंसुलिन लगा के 24 घंटे उसको कंट्रोल किया जाता है और इस तरीके से बीमारी से और जो बढ़ी हुई शुगर है उससे नियंत्रण में आ जाता है। ये जो इंसुलिन ड्यूरिंग इस टाइम पे लगती है वो परमानेंट नहीं है, 3 से 4 हफ्ते बाद दोबारा आप उन्हीं टेबलेट पे चले जाते हैं जिन पे आप पहले रहते थे। तो इससे निश्चित रूप से, जैसा आपने कहा, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है कोविड। उसकी वजह से तनाव भी है, उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, उससे शुगर भी बढ़ेगी। और ये दोनों चीजों को इसीलिए जब भी आप देख रहे हैं, खुद कोविड की वजह से इसका जो हम लोग कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, उसकी वजह से क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हर मरीज को जो भी कोविड से एडमिट रहा और जिसको स्टेरॉइड दिए गए, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, जब उनकी छुट्टी होती है तो उनको खून पतला किए जाने की दवाइयाँ दी जा रही हैं जो कि 2-3 हफ्ते तक चलती हैं। तो ये सब प्रोसेस उसी एक ही बीमारी का हिस्सा है और ये एक बहुत ही स्ट्रेस वाली सिचुएशन है। इसीलिए लोगों को ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, शुगर भी बढ़ जाता है, लेकिन सब नियंत्रण में आ जाता है। और सब लोग जितने भी रिकवर हुए हैं, देखिए मात्र जो है 98% लोग कोविड से ठीक हो जाते हैं, 1% जो है उनमें शायद मॉर्टेलिटी होती है, दूसरे 1% उस बीमारी से बाहर निकल आते हैं, लड़के भी। तो इसलिए इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में है तो एक बीमारी, और ये एक स्ट्रेन जो बदलते जा रहे हैं, ये ज्यादा और चिंता का विषय है हम सब के लिए। जी धन्यवाद डॉक्टर ए.के. झिंगन साहब, अशोक कुमार झिंगन साहब, आपने बहुत अच्छे सरल शब्दों में इसको समझा दिया और हमारे आरजेएस फैमिली निश्चित रूप से, और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह इसको डाला जाएगा। आरजेएस के 19 ग्रुप हैं, उन तक ये जानकारी जो है पहुंचा दी जाएगी ताकि लोगों तक। डॉक्टर साहब का, एक के अग्रवाल जी का भी ये था कि वो जनता के डॉक्टर कहलाए, और इसीलिए कहलाए कि उनको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या लगती थी तभी मेला लगाना शुरू किया, तभी आपने डायबिटीज का मेला लगाना शुरू किया। मतलब जनता के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मिशन मोड में काम करना, ये तो परमात्मा ने आप लोगों को कुछ सकारात्मक ऊर्जा ऐसी दी है कि आप लोगों ने इस तरीके से अपनी पहचान बनाई, लोगों के लिए काम किया। अभी भी आप डॉक्टर जी बिजन कुमार मिश्रा जी, हम आखिरी में ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर झिंगन ने बहुत ही बढ़िया रूप से सरल भाषा में हम लोग सबको समझाया है। जितने आपके दर्शक इसको YouTube में भी देखेंगे, जिससे है कि उनको एक बहुत अच्छी तरह एक ज्ञान प्राप्त होगा कि उनको कैसे कोविड को मैनेज करना चाहिए, पोस्ट कोविड स्पेशली
आपने जो डॉक्टर साहब कहा है कि ये निरंतर रखना, एक मॉनिटरिंग रखना अपना शुगर का लेवल को, ये बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हम खुद एक विक्टिम थे, हम उससे उभर कर आए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल ऑलवेज बोलते थे, आप बॉर्डर लाइन में हैं मिश्रा जी, हम आपको दवाई नहीं देंगे, आप खाली अपना एक्सरसाइज जारी रखिए, आप अपना खान पान को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम बहुत खाने से बहुत इच्छुक हैं, हम सब कुछ खाते हैं और ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो डॉक्टर साहब ऑलवेज हमको रोकते थे। तो अभी जब हम हॉस्पिटलाइज हुए और निकल कर आए, तो हम देखें कि हर समय डॉक्टर्स का एक एडवाइस जो डॉक्टर झिंगन ने दिया वो बहुत ही अहम एडवाइस है, क्योंकि जितना मृत्यु हो रहा है, जितना स्मॉल परसेंटेज में भी हो रहा है, स्ट्रेस के लिए लोग इसको मैनेज नहीं करते हैं, इसके चलते होता है। हमारा केवल एक ही चिंता है जो आरजेएस परिवार को आगे ले जाना चाहिए, कि हम लोगों को सरकार को बाध्य करना चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ये जांच उपलब्ध होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग गांव में तो उनको अपना हेल्थ प्रोफाइल मालूम नहीं होता है, वो मालूम होना चाहिए। तो हर एक लोगों को अनिवार्य रूप से जो हेल्थ कार्ड का घोषणा किया गया है, केवल घोषणा भर नहीं रहे, जैसे आधार कार्ड सबको मिल गया है, हर एक व्यक्ति का हेल्थ रिकॉर्ड सही ढंग से सुरक्षित रूप से रहना चाहिए, ताकि उनको मालूम हो कि वो क्या क्या क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हैं, किस ढंग से उनको मैनेज करना चाहिए। जैसे कई लोग अपना बीपी नहीं मेजर करते हैं, जबकि वो बहुत ही जरूरत है। कई लोग अपना ग्लूकोज लेवल नहीं मेजर करते हैं, जबकि वो बहुत ही जरूरत है। ये सारी चीजों को मेजर करना रेगुलरली बहुत जरूरी है, जो एटलीस्ट साल भर में या 2 साल में एक बार लोगों को अपना पूरा हेल्थ चेक करना चाहिए। और कहाँ लोगों को उपलब्ध होता है, नहीं होता है। तो हम समझते हैं जो डॉक्टर झिंगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे रूप से हम लोगों को समझाया, और बहुत अच्छा प्रश्न उदय मन्ना जी ने पूछा, और हम समझते हैं कि आपका यूट्यूब को लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। डॉक्टर झिंगन ने जो आज हम लोगों के सामने बहुत सरल रूप से रखे, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपको और आरजेएस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने ये कार्यक्रम को आज रखे, जिसके चलते कई लोगों को कई चीज की जानकारी हुआ। धन्यवाद मन्ना जी, आप अपना काम जारी रखिए, आप टॉर्च लेकर आगे जा रहे हैं, हम आप लोग के पीछे हैं, हम लोग को लाइट दिखाते रहिए मन्ना जी। थैंक यू वेरी मच। आपको अनम्यूट होना होगा। आप लोगों के जो कहे हुए विचार हैं और जो भी सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों को आरजेएस आगे लेकर जा रहा है। लगता होगा कि लेकिन पूरी आरजेएस फैमिली में गाइड करने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है और विचार वहां से मिलते हैं, फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और सिराज अब्बासी जी, आप काफी देर से जुड़े हुए हैं, मैं आपको आमंत्रित भी किया था, अनम्यूट करके अगर आप बोल लें, क्योंकि हम लोग अब श्रद्धांजलि का अंतिम पायदान पर हैं, तो आप छूटे नहीं। और बाकी और एक और सज्जन हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, अगर आपने नहीं बोला है तो आप बताइए, आइए स्क्रीन पे, क्योंकि अंतिम सोपान पे हैं। हम इस बारे में आप लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब के जो विराट व्यक्तित्व है उससे हर कोई सीख सकता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे किसी पद पे नहीं भी हो, एक आम इंसान से लेकर कि द शो मस्ट गो ऑन, उन्होंने मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए कहा, लेकिन वो सबके लिए है कि हम लोगों को जीवन में जो जीवन मिला है, जितना जिसके पास है, वो कुछ ना कुछ जन कल्याण की बातें सोचता रहे और उस पर कार्य करे, यही जीवन रहा है। और उन्होंने अपने जीवन को कहा था कि हमारा जीवन जो है ना एक जश्न के रूप में मनाना चाहिए। शायद इसीलिए कहा था कि उन्होंने अपने जीवन से बहुत सारी चीजें प्रेरित किए हैं। यहाँ हर कोई आदमी उनसे केवल एक बार मिल लेता था, तो उन्होंने मुझे हमारे जैसे पत्रकारों को भी कहा था कि कहीं भी किस भारत के किसी कोने में कोई आदमी दिल की बीमारी से नहीं मरना चाहिए, और कोई अगर ऐसा आदमी है तो आप हमें बताइए। इतना मतलब जनता के लिए, इसीलिए जनता के डॉक्टर आज कहला रहे हैं। तो हम लोगों को
चरैवेती इसी तरह से अपने जीवन का सिद्धांत बनाना चाहिए। और डॉक्टर साहब को हम लोग बराबर याद करेंगे। आरजेएस फैमिली में बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो आंसू जो हैं वो जनता के कल्याण में जाएंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो सिराज अब्बासी जी अभी भी स्क्रीन पर नहीं आए हैं, मैंने आमंत्रित किया है। सिराज अब्बासी जी, आप बहुत सक्रिय हैं और किसी कारणवश आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो एनीवे मैं अब ये हम जा सकते हैं उदय मन्ना नहीं जी? नहीं, बस समाप्त हो रहा है सर, बस 1 मिनट का समय लेंगे और ये शुरू कर रहे हैं हम। आप म्यूजिक सुनेंगे जी, आपके पास आ रहा होगा ये। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन कुञ्चिता मागृहः कस्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। सूर्यानामधि लोकाः अन्धेन तमसावृताः तागस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचन महनोजनाः अनेकदेकं मनसो जरीयो नैव तो आप सभी का धन्यवाद। आज हम लोगों ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कोविड और पत्रकारिता को लेकर चर्चा की और स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में चर्चा की, और आरजेएस फैमिली से और जो और भी लोग थे जो डॉक्टर साहब के शुभचिंतक थे वो लोग जुड़े, और पत्रकार जुड़े, डॉक्टर जुड़े, और हम लोगों ने चर्चा की। योगी कवि जुड़े, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े, अलग अलग राज्यों से जुड़े। तो इस तरह से डॉक्टर साहब को हम लोग याद करेंगे और उनके सपने को कभी भूलेंगे नहीं। आगे चलकर और भी हम लोगों के जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं, डॉक्टर साहब को याद करके उनके जो बताए मार्ग हैं, जैसा परिवार का कहना है कि वो सारे काम करेंगे, हम लोग जुड़े रहेंगे। हम लोगों से जो हो सकता है, आरजेएस फैमिली जो है वो साथ खड़ी रहेगी उस परिवार के साथ भी, और डॉक्टर साहब के जो भी कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए हैं उसको बंद नहीं करने देना है, उसको चलाते जाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार मिश्रा जी। अब कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं। जितने लोग भी जुड़े, जो भी सुने, वो अच्छे काम, सकारात्मक कार्य, सकारात्मक भारत आंदोलन, और दिल्ली के अंदर जब सकारात्मक भारत भवन बनेगा तो डॉक्टर साहब की यादें भी उसमें साझा की जाएंगी, तमाम प्रदेशों के महापुरुषों की यादें उसमें साझा की जाएगी, और जो आरजेएस की अगली जो आगामी पुस्तक प्रकाशित होने वाली है उसमें डॉक्टर साहब के बारे में भी उनका जीवन परिचय, डॉक्टर साहब का आर्टिकल पहले से आ चुका था, अब जीवन परिचय पर हम लोग विचार करेंगे डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच में हैं, रहेंगे, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आरजेएस फैमिली के अभिन्न अंग के रूप में अपना परमात्मा से जब मिलन हो गया है तो वो अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, डॉक्टर के अग्रवाल साहब को याद करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आप सभी का कोटि कोटि नमन है। और डॉक्टर साहब की आत्मा को बहुत शांति मिले, डॉक्टर साहब के कोई काम रुके नहीं, यही आरजेएस फैमिली और डॉक्टर साहब की जो फैमिली हैं उनका सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ पे हम लोग आज का कार्यक्रम विराम देते हैं इस घोषणा के साथ कि डॉक्टर साहब कोविड निमोनिया प्रोग्रेसिव जो था नहीं बच पाए, उसी तरह से और भी जो आरजेएस फैमिली में जो एक तरह से हम लोगों का साथ छोड़ गए हैं, उन लोगों को भी हम लोग बारी बारी से, फेसबुक लाइव भी होगा, वेबिनार होगा, तो हम लोग बारी बारी से उन सभी को याद करेंगे, उन सभी लोगों को याद करेंगे, उन सभी की लिस्ट बन गई है। बारी बारी से हम लोग सभी के उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे। यही है आरजेएस फैमिली, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। धन्यवाद।